कैपेसिटर पे कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे अच्छा फंडा ये होता है कि आप सारे फॉर्मूले कंसेप्ट को रिवाइज़ कर लें। तो मैंने पहले बताया था कि आपको रिवाइज़ करना है, और अगर आपने रिवाइज़ कर लिया है तो अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराता हूँ। फाइन, तो अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको C1 इक्वल्स 2 माइक्रोफैरड एंड C2 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि C1 एंड C2 ये दो कैपेसिटर जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं 100 वोल्ट सप्लाई से। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए, प्लस माइनस, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये 100 वोल्ट का सप्लाई है ना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले जो इसमें बताना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी। फर्स्ट पार्ट है आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो सीरीज में है, तो सीरीज में दो कैपेसिटर का इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपका इसी से आया है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इससे आया ना। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड इंटू 4 माइक्रोफैरड। यूनिट लिखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलेगा कि सेम यूनिट में हो, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। प्लस ये हो जाएगा आपका 2 + 4 माइक्रोफैरड, है ना। अब अगर आप 1 माइक्रोफैरड कट गया तो माइक्रोफैरड रह गया, 4 2 6, तो कितना आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करके 4/3 माइक्रोफैरड। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। इसी में क्वेश्चन था आपका दूसरा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये पहला। जिसमें दूसरी पार्ट जो मुझे निकालनी थी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कैपेसिटर पे चार्ज होने का मतलब पॉजिटिव प्लेट के चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है ना। अब दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में है, तो इस सीरीज में चार्ज सेम होती है, चार्ज चेंज नहीं होता है। आपको बताया गया था कि सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो अब ये वही चार्ज होगा जो ये बैटरी सप्लाई कर रही है। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर होंगे उस पर वही चार्ज होगा जो ये बैटरी सप्लाई करेगी। ठीक है, तो उस चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस के टर्म में, Q इक्वल्स CV। Q इक्वल्स CV। ये चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी और यही चार्ज आपके कैपेसिटर के प्लेट में होगा, चाहे जितने भी कैपेसिटर डाल दो। अगर सीरीज में है तो उन सब पे वही चार्ज होगा जो ये बैटरी सप्लाई करेगी। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि सीरीज में चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तब भी हम ये लिखेंगे Q इक्वल टू CV। अभी ये कौन सा CV है, ये C कौन सा आपका इफेक्टिव है ना। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इससे आपको क्या पता चलेगा, दिस गिव्स द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। जो भी चार्ज सप्लाई होगा तो सीरीज में सारे प्लेट पे वही चार्ज आएगा। तो दिस इज ऑल्सो द चार्ज ऑन ईच पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। तो आपसे पूछा गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता था चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, दोनों का मतलब सीरीज में सेम होगा।
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अभी आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था 4/3 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल कितना है आपका 100 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/3 माइक्रोफैराड वोल्ट। अब फैराड इंटू वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? कूलम, है ना। फैराड इंटू वोल्ट इजकल टू कूलम। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये 400/3 माइक्रो कूलम। यही चार्ज आपका कैपेसिटर पे है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे इसी में पूछा जाता है, सेकेंड क्वेश्चन है कि देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखना। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 ये निकालना है आपको। तो यही आपका पहला कैपेसिटर है C1 और ये आपका C2। तो इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल के बीच में मुझे बताना है ये पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बताने के लिए आप सिर्फ इसको कंसीडर करो। तो फिर हम यहाँ पे वही वैल्यू लगा सकते हैं Q इजिकल टू C1V1। ये किसके लिए लगा? फर्स्ट कैपेसिटर, है ना। तो इंडिविजुअली पोटेंशियल निकालना है तो मैंने इंडिविजुअली Q इजिकल टू C1V1 लगाया। अब आपको Q पता है कितना था? 400/3 माइक्रो कूलम था ना, माइक्रो कूलम। इसको मैं फैराड इंटू वोल्ट लिख सकता हूँ। अब C1 क्या था आपका? 2 माइक्रो फैराड इंटू V1। ये V1 निकालना है। तो देखो फैराड फैराड चला गया, ये माइक्रो माइक्रो भी चला गया, क्या बचा? 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो V1 क्या निकलेगा आपका? 200/3 वोल्ट। 200/3 वोल्ट। इसी तरह हम C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? Q इजिकल टू C2V2 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ऐसे ही हमें वैल्यू डाल के निकालनी होगी। या फिर हम ये देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक ये V2 है। तो इसको निकालने के लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप V1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हो? V1 प्लस V2 V हो जाएगा। तो आपने अभी V1 निकाला है, V आपको पता है तो V2 निकल जाएगा। तो आप Q इजिकल टू C2V2 से भी निकाल सकते हैं या V इजिकल टू V1 प्लस V2 से भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये जो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें क्या एनर्जी स्टोर किया गया है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बताइए कितना होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो देखो जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन में हम इसको एक कैपेसिटर मान के चलेंगे। वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका? एक सिंगल कैपेसिटर। जब मुझे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखेंगे। और जब ये दोनों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर आ गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही 100 वोल्ट ही रहेगी, है ना। अब मुझे यहाँ पर चार्ज पता है, चार्ज पता है, निकाला था ना 400/3 माइक्रो कूलम, और पोटेंशियल भी पता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? देखो एनर्जी होती है ½ CV² या Q² by 2C या ½ QV।
इतने फॉर्मूले होते हैं, तो आप जिससे चाहो बना सकते हो, सबसे आंसर एक ही आएगा। तो हमारे लिए भी आंसर क्या निकालना आसान होगा, क्यू पता है, वी पता है, तो हम ये क्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली एक आसान सा इसमें लॉजिक ये है ना, ये लॉजिक क्या है आपका कि जब बात आती है ना हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना चाहिए जब आपका पैरेलल कनेक्शन हो। क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला तब लगाना चाहिए जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो। क्वेश्चन आसानी से बनता है और कुछ नहीं है, और ये आप जनरली लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर बताइए क्या होगा, तो मैं इस जनरल फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाफ इंटू क्यू वी। सॉल्व करेंगे तो हाफ चार्ज आपको पता था कितना था, 400/3 माइक्रो कूलम, है। और पोटेंशियल की जगह क्या है आपका 100 वोल्ट, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर 1/150, है ना, 1/150 कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा आपका जूल। इसमें माइक्रो की वैल्यू डाल दी गई 10⁻⁶। इसको सॉल्व करने के लिए इस माइक्रो को हटाएंगे, ये माइक्रो हमारा 10⁻⁻⁶, यहाँ अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे मुझे 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आपका 1/150 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया जो बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड के टर्मिनल एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसे मिटा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है आपका, इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, ये हो गया C3, ये हो गया C2, ये हो गया C1, ये हो गया C4, और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, है ना। ये डायग्राम दिया हुआ है, नेटवर्क है ये। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 4 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, C4, इन सब की वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैराड है। इन सब की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। अब आपसे पूछा गया है पहली चीज, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसमें दूसरा चीज आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से। इसमें आपका C1, C2, C3, C4 4 कैपेसिटर हैं, चारों की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, और ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। और अब मुझे सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने के लिए हम इसकी देखेंगे कि वो कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो अब मुझे यहाँ बैटरी दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप बैटरी के आसपास, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, इस बैटरी के इस 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे लिख दो A और यहाँ पे लिख दो B। इससे क्या होगा, A हमारा पॉजिटिव पॉइंट बन गया और B हमारा नेगेटिव पॉइंट बन गया। अब यहाँ से वायर चल रही है, कुछ भी नहीं, खाली है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया आपका, B हो गया।
उसी तरह से यहाँ से ये खाली है वायर, कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? ए। अब इस कैपेसिटर को देखो, ये किस के पॉइंट के बीच आ गया? यहाँ से ये ए और यहाँ से बी, मतलब C4 जो है ए और बी से जुड़ा हुआ है, यही ए और बी से। C3 का एक टर्मिनल यहाँ बी से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट हमें पता नहीं है। C1 का एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है। अब आप ऐसे समझिए कि इधर अब हम ए नहीं लिख सकते क्योंकि कैपेसिटर आ गया, इस तरफ हम बी नहीं लिख सकते, यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं लिख सकते। अब इसका मतलब ये हो गया कि इंटरप्ट हो गया हमारा जंक्शन, पॉइंट लिख दिया। अब जहाँ पे हम रुक गए हैं वहाँ से देखो, ए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था तो ये पॉजिटिव हो गया, तो जैसे ये पॉजिटिव प्लेट बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव प्लेट। उसी तरह से C3 बी आपका क्या है? आपका बी निगेटिव पर है तो ये निगेटिव हो गया और ये क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव। बात समझ में आया? ठीक है। अब अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव प्लेट को अगर आप इस वायर से ऐसे कनेक्ट किए हो, जैसे निगेटिव प्लेट से ये वायर ऐसे कनेक्ट हुई है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, सीधा जुड़ा हुआ मतलब सीरीज में आ जाएगा और ये फिर निगेटिव होगा। ये तरीका है पोलैरिटी फाइंड करने का। या कंस्ट्रक्शन देखो तो अगर मान लो कोई करंट जा रही है, जैसे बैटरी की करंट जा रही है, दूसरा तरीका ऐसे समझो, बैटरी से ऐसे मान लो करंट निकली, ये करंट यहाँ पे आई, डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो करंट जिस प्लेट को स्ट्राइक करती है वो पॉजिटिव प्लेट हो जाता है और उसके बाहर निगेटिव प्लेट हो जाता है और करंट निकल जाती है। तो जब ये करंट यहाँ निकलेगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ये वापस करंट को शॉर्टेज पाथ चाहिए सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो ये वाली करंट इधर ही आ जाएगी और ये करंट फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से इसको स्ट्राइक करा तो ये पॉजिटिव प्लेट, फिर इधर आगे बढ़ा तो इधर आ गया, इसको स्ट्राइक किया ये पॉजिटिव प्लेट। तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि करंट फॉलो मत करो। मैं फिर से बताता हूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ पोलैरिटी देखनी है, करना क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको करना क्या था। करंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बनाइए बिना करंट के। ये आपका डायग्राम गिवन था, बैटरी के पास दो पॉइंट लगा दो ए बी, बैटरी का ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव है तो बी निगेटिव हो गया। अब ये बी बीच में कुछ नहीं है, वायर है, तो ये सारा बी हो गया, मतलब ये पॉइंट बी मतलब निगेटिव, ये पॉइंट बी मतलब यहाँ पर निगेटिव, फिर ये ए यहाँ पर ये ए आ गया, ये हो गया पॉजिटिव और इधर भी ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉइंट ए हो गया, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव प्लेट हुआ ये निगेटिव हो जाएगा और फिर इस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है ही। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब आप ये देखिए कि ये तीन कैपेसिटर पे ध्यान दो, C1 C2 C3, माइनस प्लस मतलब ये तीन जो है आपके सीरीज में है, C1 C2 C3 ये तीन सीरीज में है और ये अलग है ना। इस ए बी के बीच में ये तीन कैपेसिटर जो है सीरीज में है, तो इन तीन का इक्विवेलेंट कैसे आएगा? मान लो ये CS ले लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो ये C1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 1 1 और ये सारे माइक्रोफैराड में ही है तो ये माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3, 1 + 1 + 1 3 माइक्रोफैराड। ये किसकी वैल्यू आई? 1/CS। तो CS कितना हो गया आपका? 1/3 माइक्रोफैराड। ये CS आ गया। CS आने का मतलब 1 2 3 इसकी आपने इक्विवेलेंट निकाली। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तीनों कैपेसिटर जो A और B के बीच में जुड़ा हुआ था,
तो इसी और ए और बी के बीच में एक सी एस आ गया, ये सी एस, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/3 माइक्रोफैराड। अब देखो ये जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर आया ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों किस में आ गए, अब सी एस और C4 किस में आ गया, पैरेलल। तो फाइनल हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा फिर पैरेलल में। तो पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम जोड़ देते हैं, तो C1 + C2 जो फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर C1 की जगह आ जाएगा C4 और C2 की जगह पे आ जाएगा CS। अब वैल्यू डालेंगे तो C4 आपका 1 माइक्रोफैराड है और CS आपका निकला 1/3 माइक्रोफैराड। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल कितना आया हमारा 4/3 माइक्रोफैराड। तो ये जो आया ये पूरा आ गया ना, मतलब इन दोनों को भी आपने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले का आंसर यही आ गया 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब मुझे बताना था इसी में दूसरा पार्ट, एनर्जी नहीं, दूसरा पार्ट था इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चलने का मतलब इससे हमें क्या मिल जाएगा कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है। देखो एक कैपेसिटर रहने दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई Cp, मतलब ये जो इक्विवेलेंट आया हमारा, और पोटेंशियल पता है। तो यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर पे कितना आ जाएगा, ये C4 नहीं है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो पूरे का आया। तो अगर मैं निकालूं चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल, और C इक्विवेलेंट यहाँ पर हमारा Cp के फॉर्म में आया है। ये कितना है 4/3 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल कितना है आपका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका 40/3 माइक्रो कूलम। ये चार्ज किसने सप्लाई किया, बैटरी ने। ये चार्ज बैटरी सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब इससे पहले वाले में देखो, मुझे क्वेश्चन में ये बताना था, क्वेश्चन में था कि हर कैपेसिटर का चार्ज बताना है। ये मैंने क्या निकाला, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। मुझे बताना है कि हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। अब देखिए ये आपका बैटरी है, कितना वोल्ट था ये 10 वोल्ट। ये कैपेसिटर C4 है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है। मुझे हर चारों पे चार्ज बताना है ना। तो एक तो मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया, पहली बात। अब आप ये देखो कि ये तीन C1 C2 C3 ये तीनों आपके सीरीज में है, तो सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है। तो अब तीनों पे चार्ज सेम होगा तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ये तीनों को हटा के एक ही रख दूं, एक, तो ये कौन सा कैपेसिटेंस आएगा, सीरीज वाला, है ना। समझ में आया। तो ये CS जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 C2 और C3, इसी का इक्विवेलेंट है ना। और ये तीनों किस में है आपके, सीरीज में। तो जो इस पे चार्ज आएगा वही सब पे चार्ज होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है। बात समझ में आई। CS की वैल्यू मुझे पता है, अभी हम बनाए थे, कितना आया था, पीछे बनाए होंगे ना। तो CS कितना आया था 1/3 माइक्रोफैराड। ये तीन सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट CS था और ये वैल्यू थी 1/3 माइक्रोफैराड।
अब देखो ये दोनों पैरेलल में है बैटरी के साथ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी बी है। तो ये दोनों पैरेलल में है बैटरी के साथ, मतलब सी एस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही बैटरी का कितना 10 वोल्ट। तो इसका चार्ज निकल जाएगा, चार्ज ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में कितना आ जाएगा, सी एस इंटू वी। अब सी एस हमारा निकला 1/3 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल कितना आपका 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये 10/3 माइक्रो कूलम। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन वाले चार्ज आ रहे हैं। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि Q1, Q2, Q3 ये सब पे सेम चार्ज होंगे और वो कितना हो जाएगा 10/3 माइक्रो कूलम, है ना। तीनों के चार्ज आ गए, समझ में आया। अब बचा हमारा इसका चार्ज बताओ Q4 का, ये तो आसान है, इसकी कैपेसिटेंस आपको पता है 1 और इस पे पोटेंशियल कितना है आपका 10 वोल्ट। तो Q4 को तो मैं सीधा लिख दूंगा C4 इंटू वी। C4 है 1 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल है 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये 10 माइक्रो कूलम। Q4 ऐसे निकल गया, या फिर आप Q4 को ऐसे भी निकाल सकते थे। तीनों का आपको पता चल गया 10/3, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना है 40/3, तो 40/3 में 10/3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 40/3 कूलम माइनस 10/3 माइक्रो कूलम, कितना आ जाएगा ये 30/3 माइक्रो कूलम, मतलब 10 माइक्रो कूलम, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया हमें चार्ज कैसे निकालना होता है। आपको रिवीजन करना जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होगी कि हमें करना क्या होता है। फिर अगर आपके पास एलन के सीट हैं या आकाश के सीट हैं तो उसको बनाएं, है ना। उसके पहले एनसीईआरटी बना लो तो और भी बेटर है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज D। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है और इनके प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है ना। मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस 3D/4 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। A slab of dielectric constant K and thickness 3D/4 is inserted between the plates। तो अब आपसे पूछा है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम नाउ, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम नाउ।
ठीक है, आपसे ये पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में ये था कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है कैपिटल सी, उस कैपेसिटर के प्लेट का डिस्टेंस है डी, और इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और थिकनेस है 3D/4। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को पूरा भरा नहीं गया। थ्योरी आपने क्या पढ़ा है कि अगर सिर्फ एयर या वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस को हम लिखेंगे C0 और ये हो जाएगा ε0A/d, ये कैपेसिटेंस होती है। फिर अगर इसके स्पेस को पूरा फिल कर दिया जाता है तब कैपेसिटेंस क्या होता है, K ε0A/d, और K क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो प्लेट का जो सेपरेशन है D, उसको पूरा भर दिया गया डाइलेक्ट्रिक से। लेकिन अगर हम पूरा नहीं भरे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी थिकनेस है 3D/4, मतलब यहाँ जो है 3/4 डिस्टेंस भरा गया है डाइलेक्ट्रिक से। तो इसकी जो थिकनेस है आपकी T, वो दी हुई है कितना 3D/4। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, सीडीएस बताया था मैंने, ε0A/d माइनस T 1 - 1/k, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, तो C डैश इज इक्वल टू ε0A/d माइनस T की जगह क्या डाल देंगे हम 3D/4 और 1 - 1/k, ऐसे लिख सकते हैं। हमने सिर्फ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेटा जो दिया हुआ है ना उसी के टर्म्स में आएगा। तो मैंने D रहने दिया, T की जगह 3D/4 डाली, 1 - 1/k रखा। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों से D कॉमन ले सकते हैं, तो C डैश आपका हो जाएगा ε0A/d, अब पूरा कॉमन ले लिया, क्या यहाँ आ गया 1 माइनस यहाँ क्या रहेगा 3/4, और फिर इधर क्या रहेगा 1 - 1/k। डाइलेक्ट्रिक की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, वो k के टर्म में ही है, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ε0A/d इसको मैं क्या लिख दूंगा C, 1 - 3/4 × 1 क्या रह जाएगा 3/4, और फिर माइनस माइनस प्लस 3/4k, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4k, ये 1/4 हम फिर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 3/k। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 से डिवाइड बाय 1 प्लस 3/k, या फिर इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ k एलसीएम लोगे तो k + 3 और फिर ये k ऊपर चला जाएगा तो 4kc डिवाइड बाय k + 3, यही आपका आंसर आ जाएगा नया सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सिस्टम, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आपका ये आ गया C डैश इज इक्वल टू 4k/k + 3 × C, ऐसे भी लिखा जाता है। इसी में आपसे ये पूछा जा सकता था कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ,
है ना। अगर मान लीजिए ये तो आंसर आपका यहीं पे आ गया, अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन कैपेसिटेंस, तो चेंज इन कैपेसिटेंस हो जाएगा डेल्टा सी इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी, फिर वैल्यू डाल के निकाल लेना, है ना। क्या आएगा वो तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मिटाते हैं इसको। सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि पहले फिजिक्स में हर चैप्टर के लिए एक ही बात लागू होती है कि पहले आप इजी क्वेश्चन बनाएं, जब वो बन जाए तब थोड़े टफ क्वेश्चन बनाइए। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपका, इसमें कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या दिया हुआ डायग्राम आपका, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पहला कैपेसिटर है फर्स्ट, फिर इधर से आपको दिखा रहा है ये सेकंड कैपेसिटर है, दिस इज सेकंड, फिर यहाँ पर आ रहा है आपको ये थर्ड, फिर ये आ रहा है आपका फोर्थ कैपेसिटर, फिर यहाँ पर आ रहा है आपका एक फिफ्थ, और एक यहाँ पे आ रहा है सिक्स्थ। ये 6 कैपेसिटर है ना, और सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटेंस सी है, मतलब जितने भी कैपेसिटर हैं सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है। इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज, if capacitance of each capacitor is C, मतलब ये जो 6 कैपेसिटर हैं इन सब की कैपेसिटेंस C है, तो मुझे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। आंसर है 2C, इसका जो आंसर होगा ये आंसर है आपका 2C, है ना। चलिए अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है किस पॉइंट के बीच निकालना है। तो जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी 2 पॉइंट के बीच में निकालिए, तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट ए हो गया, मतलब इस कैपेसिटर का ये पॉइंट आ गया ए पे, और इस कैपेसिटर का भी ये पॉइंट आ गया ए, और इस कैपेसिटर का भी ये पॉइंट आ गया ए। बात समझ में?
मतलब इस ए पॉइंट से मैंने इसके और इसका एक एक प्लेट जो है ए पॉइंट पे आ गया, वो देख लिया। अब आ जाओ इधर वाले, क्योंकि अब हम आगे जा नहीं पाएंगे क्योंकि कैपेसिटर आ गया। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बी हुआ, तो जैसे बी हुआ तो ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट बी हो गया तो ये पॉइंट भी बी हो गया, फिर ये बी है, ये भी आपका बी हो गया। क्योंकि ये सारा सेम पॉइंट क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ वायर है, कुछ बीच में डिवाइस नहीं है, तो पॉइंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब हम आगे बी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब देखो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बना लिए। इस कैपेसिटर का दोनों पॉइंट हो गया, इस कैपेसिटर का ये पॉइंट हो गया, ये नहीं हुआ, इसका भी एक हुआ है, इसका भी नीचे वाला एक हुआ, इसका भी नीचे वाला हुआ। तो अब हम इधर से देखते हैं कि इस प्लेट का पॉइंट बताना है। तो ये सब तो एक ही पॉइंट पे है ना। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, देखो यहाँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सब तो एक ही पॉइंट है ना। ये सब एक ही पॉइंट है, तो इसका नाम दे देते हैं एम। मतलब ये एम पे आ गया, ये एम पे आ गया, ये भी एम पे आ गया। तो अब देखो ये कैपेसिटर का दोनों पॉइंट निकल गया, इसका भी दोनों, इसका भी दोनों, नहीं इसका एक। अब हमारा ये तीन बचा, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट। तो यहाँ पर अगर मैं एन पॉइंट दे दूँ तो ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा। ये पॉइंट लिखना आ गया, है ना। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका दूसरा डायग्राम बनाऊंगा मैं। अब क्या करूँगा? मेन पॉइंट था आपका ए और बी, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ए और यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया बी। अब ए और बी के बीच में कौन कौन से कैपेसिटर है? सिर्फ ये वाला है, और तो कोई कैपेसिटर ए और बी के बीच में है नहीं, तो इसको मैंने सीधा ऐसे जोड़ दिया। ये फर्स्ट कैपेसिटर है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। ये किस पॉइंट पे है? ए से एम पॉइंट के बीच में है। तो मान लो मैं यहाँ पर एक एम पॉइंट बना दूँ, है ना। ये पॉइंट मैंने एम बना दिया, तो ए से एम के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। ये कौन सा है आपका? सेकंड। तो इसका भी काम हो गया, है ना। उसके बाद तीसरा किस पॉइंट पे है आपका? ए और एन के बीच में। तो मैं ए पॉइंट है, यहाँ पर एक एन बना देता हूँ और यहाँ पे एक कैपेसिटर डाल दिया। ये कौन सा कैपेसिटर होगा? थर्ड, ए और एन के बीच में। इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पर एक दिखा रहा आपको कि एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर है, फोर्थ। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे वायर घुमा के लाया, यहाँ पर एक कैपेसिटर डाल दिया, है ना। एम से लेके एन तक ये वायर ऐसे कर दिया, मतलब क्रॉस कर रहा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये एम टू एन हो गया। उसके बाद फिर देखो बी से एन और बी से एम, तो बी से एम एक कैपेसिटर है। ये कौन सा है? सिक्स्थ वाला। ये 1 है, ये सिक्स्थ है, एम टू एन ये फोर्थ है। फिर ये बी टू एन फिफ्थ वाला यहाँ है, ऐसे जोड़ दिया, है ना। बात समझ में आई? ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ऐसे मैंने बना दिया। ये जो M से N का पॉइंट है ना, वो ऐसे ऊपर से ऐसे वायर आ रहा है ऐसे। अगर मैं इस वायर को, इस चीज़ को ना दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये चीज़ ऐसे वायर आई, एक कैपेसिटर आया और ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, समझ में आया? तो अब अगर पहले M to N वाले को मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 और 6 सीरीज में। इधर सेक्शन को देखो,
ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इस वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट था आपका ए बी, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है आपका, ये पहला वाला। सबकी कैपेसिटेंस एक ही है और उसकी वैल्यू सी दी हुई है। तो अगर मैं इसको 2 और 6 को देखूं तो 2 और 6 किस में आ रहा है, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो C इंटू C बाय C प्लस C 2C मतलब C बाय 2। तो A से B एक कैपेसिटर ऐसे आ गया आपका, ये कौन सा होगा, इस 1 का कैपेसिटेंस है C, ये कितना आ गया आपका C बाय 2। तो ये जो C बाय 2 है ये किसका आया था, 2 और 6 का। ये जो कैपेसिटर है ये आपका 2 और 6 वाला है, ये दोनों का काम हो गया। उसी तरह से इसको देखो, A से B है ना, N के थ्रू, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C और सीरीज में है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C बाय 2। तो एक और कैपेसिटर आपका नीचे ऐसे आ गया C बाय 2। ये कौन सा कैपेसिटर हो गया आपका, है ना, ये हो गया 3 और 5th, 3rd एंड 5th। तो ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें नहीं आया, पांचवा और छठा सब आ गया। ये सारा डायग्राम आपका ये ऐसे दिख रहा है। अब बात ये आती है कि ये वाला छोटा हमारा 4 नंबर है ना, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको, ये सब तो हो गए, ये भी हो गया, ये छोटा है। तो ये मैंने कैसे बताया था आपको, यहाँ से लेके ऐसे आ रहा है और करंट आपका लूप में ऐसे चल रहा है। तो जो करंट आपकी या चार्ज ऐसे फ्लो हो रही है वो इधर से ऐसे पास नहीं करेगी, मतलब ये बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस ब्रिज है। तो इसके बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, वहाँ भी समझ में आएगा। मतलब ये जो वायर ऐसे आ रही है ना, ये बेकार हो गया, ये कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज इस वायर में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है समझने का, ऐसे समझो, अगर मैं इसको ऐसे सीधा दिखा दूं, नीचे वाला जो A और B के बीच में एक है उसको छोड़ दो, ऐसे दिखा दो, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ये M2N वाला है। तो मैंने आपको थ्योरी में एक चीज़ पढ़ाई थी कि जैसे ये 2 2 4 1 5 हो गया, तो जैसे ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, तो इन दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए, जैसे 1 2 3 4, थोड़ी देर के लिए से मानो, तो C1 बाय C2 अगर C3 बाय C4 हो जाए, तो यहाँ तो है ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, मतलब रेशियो बराबर है। तो जैसे रेशियो बराबर हो जाएगा तो ये नेटवर्क बैलेंस हो जाएगी, तो डायगोनल वाले में कोई करंट पास नहीं करेगा, तो ये ऐसे भी बेकार हो गया। मतलब हमारा इफेक्टिव बस ये बीच वाला रह गया। ठीक है, तो ये C4 था और ये C5 था, ये 6 है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। तो 4th वाला कैपेसिटर इसमें किसी काम का नहीं, उसमें चार्ज पास नहीं हो रहा है। तो अब देखो, अब आपका डायग्राम ये बन गया। अब ये तीनों पैरेलल में है, तीनों आपका ए और बी पॉइंट पर है, ये भी ए बी पे है, ये भी ए बी पर है, तो तीनों पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C बाय 2, सारा जुड़ जाएगा। तो C बाय 2 प्लस C बाय 2 C हो गया, प्लस ये C 2C, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया। फिर कल क्लास लेंगे और तब तक आपको जो दिया है वो बनाइए। फाइन।